हेलो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी तक हमने ये देख लिया है कि 1D मोशन में ही कि जब कोई मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है, जैसे कि सड़क पे कोई किसी को दौड़ा रहा है, कोई दो गाड़ियां हैं एक दूसरे को चेस कर रही हैं, तो उनके मोशन वेरिएबल कैसे कैसे वेरी करते हैं, कितना टाइम लगता है, कितने टाइम बाद वो दूसरी कार को कैच कर पाएगा, कितनी वेलोसिटी रहेगी, तो ये सब मोशन वेरिएबल हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे ग्रेविटी क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि व्हाट इज़ ग्रेविटी। तो बच्चों ग्रेविटी होती है फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो जो अर्थ हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। ये होता है फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द एनी ऑब्जेक्ट। बच्चों आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कोई भी अगर मासेस होते हैं, लेट सपोज कीजिए कि दो मासेस हैं m1 और एक मास है m2, और इनके बीच का सेपरेशन है r। तो न्यूटन्स ने बोला था कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो फोर्स कितना होता है वो उन्होंने एक फॉर्मूले से दिया था। उस फॉर्मूले को लिखते हैं और उसको बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये फॉर्मूले के बारे में थोड़ा हम और पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। अभी के लिए हम क्लास 9 से ही रिकॉल करके लिखते हैं Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। तो बच्चों ये हम जानते हैं कि ये फोर्स हो गया, ये फोर्स m1 m2 के ऊपर लगा रहा है, m2 m1 के ऊपर लगा रहा है। तो फोर्स तो हमने पढ़ा है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स इसकी डायरेक्शन क्या होती है, दोनों एक दूसरे की सेंटर की तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसकी डायरेक्शन को भी डिफाइन कर देते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ईच अदर। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि ये सपोज करते हैं हमारी अर्थ है। अर्थ हम जैसा जानते हैं कि स्फीयर होती है, स्फेरिकल होती है। तो ये हमारी अर्थ हो गई। अब अर्थ का कुछ मास होता है बच्चों, तो उसको लिख लेते हैं मास ऑफ अर्थ me, और अर्थ की रेडियस को हम लिख लेते हैं re से। अब बच्चों जो भी मोशन होगा हम उसको अर्थ की सरफेस से कोई बॉल को ऊपर फेंकेंगे या ऊपर से बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे, तो उसी में हम पढ़ेंगे कितना टाइम लगेगा, कितने ऊपर तक बॉल जाएगी। तो ये सारे मोशन वेरिएबल देखने वाले हैं। तो लेट सपोज कीजिए हमने h हाइट से, अर्थ की सरफेस से h हाइट पे हमने एक बॉल को ड्रॉप किया। तो बॉल का मास हम सपोज कर लेते हैं बच्चों कि m है, और इसको हमने सरफेस से, अर्थ की सरफेस से h हाइट से इसको बच्चों हमने इसको ड्रॉप किया। बच्चों अभी हमने देखा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी। तो वो फोर्स होगा कितना, तो वो फोर्स होगा सेम फॉर्मूले से, ये इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल r। ये स्मॉल r जैसे उस फॉर्मूले में दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। तो अब हमको पता है कि अर्थ जो है, अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगी, और ये बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये फोर्स कितना है, इसको हम फोर्स को लिख लेते हैं। फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, G m1 हो जाएगा मास ऑफ अर्थ me, और m2 हमारा हो जाएगा बच्चों मास ऑफ बॉल m, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r का स्क्वायर। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्मॉल r क्या है, कैपिटल RE प्लस h।
बच्चों अभी हमने एक चीज़ मिस कर दिया यहाँ पे, जो हमने लिखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये G_M_E_M/r²। फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड तो लिख दिया इतना, और हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया है कि फोर्स की डायरेक्शन ये है। लेकिन अगर बना दिया है, डायग्राम बना के दिखा दिया तब तो सही है, लेकिन अभी यहाँ पे हमने ऐसे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख के छोड़ दिया है। तो अगर इसको हमको वेक्टर क्वांटिटी लिखना है कि फोर्स तो वेक्टर है, तो फुल्ली डिफाइन करने के लिए इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसकी डायरेक्शन को खुद से बना देंगे कि हाँ ये टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है। तो अभी ऐसे हो गया। जब इसको R को हम RE+H होता है, तो अब बच्चों क्या होता है कि जो हमारा H होता है, ये H बहुत कम होता है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में। जो भी हम बॉल फेंकते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर की रेंज में ही सारी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो इसलिए जो हमारा H कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होती है बच्चों 6400 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर उसके तुलना में क्या होता है, बहुत ही निग्लिजिबल होता है। तो इसलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं और ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है फोर्स वेक्टर इक्वल टू G_M_E_M/r² का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसको बच्चों हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे वाले चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे जो होता है फोर्स इक्वल टू होता है ma, न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। इसको बच्चों आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन 9th में आपने ये फिर से पढ़ रखा है कि F इक्वल टू हमें हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, इतने से हमारा अभी काम चल जाएगा। इसलिए इसको अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, बाकी आगे वाले चैप्टर में इसमें तो बहुत ज़्यादा 15 घंटे करीब लगेंगे। तो F इक्वल टू ma वेक्टर इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंपैरिजन करेंगे। इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स, हो जाएगा ma वेक्टर इक्वल टू G_M_E_M/r² अब बच्चों इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। इधर तो हमने लिखा है एक्सेलरेशन वेक्टर पे, तो इधर वेक्टर क्वांटिटी है, तो उधर भी हमको वेक्टर क्वांटिटी दिखानी पड़ेगी। वेक्टर क्वांटिटी दिखाने के लिए इसकी साइन को हमको रिप्रेजेंट करेगा जो है टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अब इधर से m और m कट जाएगा, मास ऑफ द बॉल। तो हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा G_M_E/r² का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर, नीचे की तरफ हमेशा रहेगा। अब बच्चों जी क्या है, 9th में इसको फिर से हमको पता है कि ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो ये सारी फिक्स्ड वैल्यू हैं, इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में और देखते हैं रिजल्ट हमको क्या मिलता है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और बच्चों हमारा जो मास ऑफ अर्थ होता है ये भी फिक्स्ड है, मास ऑफ अर्थ तो चेंज नहीं करता प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। जो मास ऑफ अर्थ कितना होता है बच्चों, ये होता है 5.9722 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ हमने यहाँ पे मेंशन की है 6400 किलोमीटर, तो इसको हमको मीटर में रखना होगा। तो बच्चों इसको सब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी वैल्यूज़, तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी टूवर्ड्स द डाउनवर्ड। तो बच्चों जैसे भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंका तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा mg, या इसी को बोलते हैं mg, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ग्रेविटेशन के, न्यूटन के ग्रेविटेशन के लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये फोर्स हमेशा लगता रहेगा उस पर। तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है F बराबर m से, तो एक्सेलरेशन उसको हमेशा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नीचे की तरफ उस बॉल पे लगता रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हवा में रहेगा। तो अब हमने देखा था तो बच्चों हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम हवा में फेंकते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है और उसी को बोलते हैं ग्रेविटी।
तो अर्थ ने इस बॉल पे फोर्स लगाया, वो फोर्स कितना था, इतना था इक्वेशन नंबर 1 से। और न्यूटन सेकंड लॉ से हमने देखा कि फोर्स इक्वल टू होता है ma, ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट किया हमने और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमको एक्सेलरेशन की एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टूवर्ड्स द सेंटर। तो बच्चों हम इसको क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए इस वैल्यू को हम 9.81 न लेके लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज़ करेंगे, जब तक 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में ना बोला गया हो। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इजी कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज़ करने वाले हैं। बच्चों यहाँ पे ए हमको बता क्या रहा है, ए हमको बता रहा है फोर्स, और ये फोर्स लगा कौन रहा है, अर्थ। तो बच्चों कोई भी चीज़ होगी, हाथी हो, चींटी हो, फल हो, फूल हो, बॉल हो, जो भी ऊपर से गिरेगा उस पर एक ही एक्सेलरेशन लगने वाला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे हम पढ़ रहे थे 1D मोशन, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जब गाड़ियाँ चल रही थी एक स्ट्रेट लाइन में, एक बाइक, एक 4 व्हीलर और 2 व्हीलर जब एक दूसरे को रेस कर रही थी, तो वहाँ पे वो कितना एक्सेलरेशन होगा वो डिपेंड कर रहा था इंजन के पावर पे। तो वहाँ पे जितना इंजन पावर प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से एक्सेलरेशन वेरी करता। लेकिन यहाँ पे अर्थ तो सबको क्या सेम फोर्स लगाने वाली है, और ये मास दोनों से इक्वेट करता ही कर जाएगा, तो एक्सेलरेशन सारे के सारे केस में सेम रहेगा। और ये बच्चों ये जो एक्सेलरेशन है हमारा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ तो बच्चों तो हम इसमें क्या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर पाएंगे। जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पहले पढ़ी थी, वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम सारी प्रॉब्लम्स में मोशन वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे। मोशन वेरिएबल जैसे क्या होगा बच्चों, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो उसका हम निकालेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ एक्शन कितना होगा, टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, या फिर बॉल कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे केसेस देखेंगे, और बच्चों इन केसेस को याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम जब भी प्रॉब्लम लगाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन को, ये मतलब कि ऐसे फॉर्मूले नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से वहाँ पे लॉजिकल अप्रोच लगाएंगे। तो पहले हम केस नंबर 1 देख लेते हैं कि जब हमने ग्राउंड से किसी बॉल को ऊपर फेंका, तो बॉल को फेंकने के लिए बच्चों ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं कि जीरो वेलोसिटी से फेंक देंगे। तो ऊपर अगर बॉल को हमको फेंकना है तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं बच्चों कि ये बॉल हमारी है और इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर फेंक दिया। अब बच्चों जैसे ही ऊपर जाएगा हवा में, धरती सरफेस छोड़ेगा, अर्थ की सरफेस छोड़ेगा, इस पर mg फोर्स लगेगा, उसकी वजह से इस पर एक एक्सेलरेशन आएगा g, और जी की डायरेक्शन क्या हो गई, हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब धरती की तरफ, नीचे की तरफ हमेशा रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते 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 एक टाइम आएगा इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं टॉप पे जब पहुँच जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, और ये वही सेम पाथ फॉलो करता हुआ नीचे आ जाएगा। लेकिन हमने इसको थोड़ा सा ऑफसेट करके दिखाया ताकि हमको दिखे कि ये असेंडिंग मोशन है और ये डिसेंडिंग मोशन है। तो हर जगह, लेकिन यहाँ पे फोर्स जो अर्थ का था जी नीचे, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या था जी डाउनवर्ड। जब टॉप पे था वेलोसिटी भले 0 हो गई, लेकिन फोर्स तो लग ही रहा था mg, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कितना था जी डाउनवर्ड। तो पूरे के पूरे मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा जी डाउनवर्ड था, मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो इसीलिए हमारे पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी पहली इक्वेशन v बराबर u प्लस at, दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है बच्चों हमारी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों के तीनों इक्वेशन वैलिड है। तो हम 1 बाय 1 इसमें देखेंगे कि अब इसको हमने फेंका u वेलोसिटी से, तो ये जाते जाते ऊपर आया, रेस्ट पे आ गया, फिर से नीचे आया और धरती पे फिर से गिर गया। तो हम देखेंगे इसमें कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, या फिर पहले निकालते हैं टाइम ऑफ एक्शन कितना है। सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, और हम ये भी कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, मतलब कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और एक वेरिएबल हम निकालेंगे कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक, कितनी मैक्सिमम हाइट इसने कवर की इस बॉल ने, ये भी हम देखने वाले हैं। तो टोटल हम टोटल चार मोशन वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे एच मैक्स। तो अब बच्चों जैसे हमको दिख रहा है टाइम ऑफ एक्शन निकालना है, तो ये टाइम निकालना है कि हमको ये टाइम जाने में इसको कितना टाइम लगा ऊपर जाने में। तो इसको हम देख पा रहे हैं
कि कौन सी इक्वेशन से हमको टाइम दिख रहा है। टाइम हमको सेकंड इक्वेशन में दिख रहा है, टाइम हमको फर्स्ट इक्वेशन में दिख रहा है। सेकंड इक्वेशन में हमको लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बाल का ये तो पता नहीं हमको, कितनी हाइट तक गया, तो हम ये इक्वेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये थर्ड इक्वेशन में तो टाइम है ही नहीं, तो हम सिर्फ और सिर्फ पहली इक्वेशन लगाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, u अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी है u अपवर्ड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी है 0, और एक्सीलरेशन कितना है g डाउनवर्ड। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई u अपवर्ड, प्लस एक्सीलरेशन कितना हो गया g डाउनवर्ड, और ये है टाइम ऑफ एक्शन। अब बच्चों का ये तो अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर होती है हमारी इक्वेशन, क्या होती है वेक्टर इक्वेशन होती है। तो एक हमको कोई भी साइन कंसीडर करना पड़ेगा, या तो अपवर्ड पॉजिटिव ले लें या डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लें। तो हम अज्यूम कर लेते हैं अपवर्ड पॉजिटिव, कुछ भी कर सकते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड। तो हो जाएगा 0 इक्वल टू u माइनस का g टाइम ऑफ एक्शन, ये आ जाएगा बच्चों u अपॉन g। और बच्चों टाइम ऑफ डिसेंट हम निकालना है हमको। टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है बच्चों, ये टाइम ऑफ एक्शन के बराबर ही होता है। और टाइम ऑफ डिसेंट एक्शन के बराबर क्यों होता है, क्योंकि हमने जिस वेलोसिटी से फेंका तो इसका वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसके काइनेटिक एनर्जी घटते 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 पोटेंशियल एनर्जी पे कन्वर्ट हो रहा है, और वही पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होकर ये फिर से नीचे आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्योंकि हम इसमें वैक्यूम अज्यूम करते हैं, कोई एयर रेजिस्टेंस लेते नहीं हैं, इसलिए टाइम ऑफ एक्शन और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है। और इसको अगर किसी को और जानना हो तो इसको हम क्लास के बाद इसको बता देंगे कि हाँ ये कैसे बराबर है। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी हमको पता चल गया। अगर फिर हमको निकालना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा बच्चों दोनों का सम, तो 2 टाइम ऑफ एक्शन, तो हो जाएगा 2u/g। और बच्चों टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का दूसरा मेथड भी है। इसका दूसरा मेथड ये है कि हम डायरेक्ट यूज़ कर लें सेकेंड इक्वेशन, 1 टाइम ऑफ एक्शन टाइम ऑफ डिसेंट, एक एक करके ना निकालने के बजाय डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लें। तो सेकंड इक्वेशन में बच्चों हम देखेंगे अगर पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, बॉल पहले ऊपर गई टाइम ऑफ एक्शन, फिर टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आई, तो दोनों टाइम मिलाकर कितना हो गया टोटल कैपिटल T, और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 नेट डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कितनी थी u अपवर्ड, और टाइम कितना था, इस बार टोटल जर्नी लगाएंगे, टोटल ऊपर जाने में और नीचे आने में। तो टाइम की जगह क्या हो जाएगा कैपिटल T प्लस हाफ एक्सेलरेशन, फिर से g डाउनवर्ड और कैपिटल T का स्क्वायर। अब बच्चों फिर से ये वेक्टर इक्वेशन है, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा u, यहाँ पे t था हमने भूल गए लिखना, t इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, एक t से t चला गया तो हमारा t का वैल्यू आ जाएगा u/2u/g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के दो तरीके थे, एक टाइम ऑफ एक्शन निकाल लें, टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लें, या फिर सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट टाइम ऑफ एक्शन निकाल लें।